जिसके साथ ऊपर वाला होता है उसका नीचे वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसके साथ ऊपर वाला होता है उसका नीचे वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं प्रियंका शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, ये बात मैंने क्यों कही कि जिसके साथ ऊपर वाला होता है उसका नीचे वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि फ्रेंड्स, आप सभी हम सभी कंपटीशन में हैं। कंपटीशन से डरना क्या कि वो इतना पढ़ रहा है, वो उतना पढ़ रहा है। हमें अपनी मेहनत करनी है और हमारे साथ अगर ऊपर वाला है तो नीचे वाले हमारा क्या ही बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए निरंतर मेहनत करते रहिए और अपने ऊपर और ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, जैसा आप सभी जानते हैं, करंट अफेयर शानदार सेशन आप सभी के सामने लेकर मैं हाजिर हूं। फ्रेंड्स, करंट अफेयर, पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, सब कुछ इसमें आपको मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। फ्रेंड्स, आज बहुत ही शानदार न्यूज है, कंटेंट से रिच ये सेशन है। सेशन को बिल्कुल भी मिस मत करना, पूरी वीडियो देखना शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो लेने के बाद आपका माइंड एकदम नॉलेज से भरपूर हो जाएगा और आपकी सोचने समझने की क्षमता विकसित हो चुकी होगी, एकदम परिवर्तित आ जाएगा आपके जीवन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। टुडे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये सेशन। 22 अप्रैल 2023, आज 22 अप्रैल है, आज पृथ्वी दिवस भी है, तो आप सभी को पृथ्वी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, पृथ्वी को ज्यादा से ज्यादा बचाइए और प्रदूषित होने से उसकी रक्षा कीजिए। प्रदूषित होने से पृथ्वी को बचाइए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाइए, पानी की ज्यादा से ज्यादा वेस्टेज को कम कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाल ही में भारत ने महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था को कितने डॉलर का योगदान दिया है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ढंग से समझेंगे। हाल ही में भारत ने महिला सशक्तिकरण के लिए, किसके लिए? महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र, जिसे हम यूएन कहते हैं, यूएन कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, इसकी एक संस्था है, उसे कितने डॉलर का योगदान दिया है भारत ने, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 50 लाख डॉलर का योगदान दिया है। ऑप्शन बी कह रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 6 लाख डॉलर का योगदान दिया है। ये भी लाख में ही है, यानी 7 लाख डॉलर का योगदान दिया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये भी लाख में ही है, या 5 लाख डॉलर का योगदान दिया है। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको एक चूज करना है। कितने डॉलर का योगदान दिया है भारत ने यूएन की एक संस्था को, जो किस पर काम करती है? महिला सशक्तिकरण पर, महिलाओं के उत्थान पर काम करती है। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 5 लाख डॉलर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 लाख डॉलर। अब एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए यहाँ पर 50 लाख डॉलर भी दे देगा। ठीक है, 50 लाख डॉलर भी दे देगा, 50,000 डॉलर भी दे देगा, 5 लाख डॉलर तो आपको देगा ही देगा, क्योंकि यही हमारा राइट आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख डॉलर का योगदान दिया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। फ्रेंड्स, ये कौन सी संस्था है जो कि यूएन की है और उसके लिए योगदान दिया है भारत ने इतने डॉलर का? तो उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र महिला संस्था। ऐसी संस्था है जो महिलाओं के उत्थान पर कार्य करती है और यूएन की संस्था है, इसीलिए इसे संयुक्त राष्ट्र महिला संस्था कहा गया है। इसकी स्थापना 2 जुलाई 2010 को हुई थी, यानी 12 वर्ष पहले इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। ऑब्वियसली ये अमेरिका में स्थित है, तो इसका जो हेडक्वार्टर होगा वो न्यूयॉर्क में ही होगा। ठीक है, जितने भी यूएन के संस्था वगैरह है वो सब ज्यादातर अमेरिका में ही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर उद्देश्य देख सकते हैं, इसका क्या उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण के लिए जो भारत ने योगदान दिया है। तो इसका उद्देश्य है लैंगिक समानता, मतलब लिंगों में समानता। जैसे महिला पुरुष में बहुत ज्यादा भेदभाव होता है, तो भेदभाव को खत्म करके उनमें समानता लाई जाए।
तो लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को दबा कुचला एकदम नीचा माना जाता है, तो उनका सशक्तिकरण किया जाए, उनका उत्थान किया जाए, इसलिए भारत ने ये योगदान दिया है। फ्रेंड्स, भारत महिला ही नहीं, यानी सिर्फ महिला ही नहीं, भारत कहीं पर भूखमरी आ गई हो वहां पर भी अपना योगदान देता है, कहीं पर आंधी तूफान चक्रवात भूकंप आ गए हो वहां पर भी अपना योगदान देता है। जो निम्न वर्ग है जिसमें महिला पुरुष दोनों आते हैं उनको भी योगदान देता है, जीवों को बचाने के लिए भी योगदान देता है। तो भारत हर क्षेत्र में अपना योगदान देता है, भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में। ठीक है, कहीं पर भी जब योगदान की बात आती है तो भारत सबसे आगे रहता है, सबसे पहले रहता है, क्योंकि भारत की एक नीति है सर्वधर्म कुटुंबकम, यानी पूरा जो विश्व है हमारा वो एक घर जैसा है। तो सर्वधर्म कुटुंबकम की जो भारत की नीति है वो भारत को सबसे ऊपर रखती है। ठीक है, मतलब भारत को सबसे ऊपर रखती है अपने अच्छे विचारों में। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं। उन्होंने ये चेक सौंपा किसको? यूएन को। ओके, यूएन की संस्था को ये चेक था किसका? $5 लाख का, वो उन्हें सौंपा। किसने? रुचिरा कंबोज ने। तो आपसे यहाँ से स्थायी प्रतिनिधि से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है, क्योंकि चर्चा में है, रिलेट हो गई, इन्होंने चेक सौंपा है, इस वजह से। भारत महिलाओं की शिक्षा के लिए, लैंगिक समानता के लिए, सशक्तिकरण के लिए, सुरक्षा के लिए और उनके अधिकार के लिए, खाद्यान्न के लिए, निम्न वर्ग के उत्थान के लिए और कहीं पर भी अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजनी हो, हर तरीके से भारत है आगे रहता है पूरे विश्व में। इसीलिए भारत को एक अच्छा राष्ट्र माना जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कोष यानी यूनिफेम, स्थापना 1976 में 2011 से वर्क कर रहा है। अब ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कोष। फ्रेंड्स, जितना भी महिलाओं के उत्थान के लिए पैसा जाता है, जो यूएन की संस्था है, संयुक्त राष्ट्र महिला संस्था, इसका जो पैसा जाता है वो इसी कोष में जाता है। तो महिलाओं के उत्थान के लिए एक कोष बनाया गया है जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कोष कहा जाता है, जिसे शॉर्ट में यूनिफेम कहा जाता है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। 2011 से इसने वर्क करना स्टार्ट किया, यानी कि ये एक्टिव हो गया और तब से लगातार कार्य कर रहा है। तो महिला संयुक्त राष्ट्र महिला क्या है? एक संस्था है जो महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करती है, लेकिन उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो उसके लिए इन्होंने एक कोष बना रखा है जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कोष कहा जाता है, यहीं से इनके पास पैसा आता है। ठीक है, देखो जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे अब लोगों की पेंशन देनी होती है, सरकारी नौकरी होती है, पेंशन देनी होती है, तो उसके लिए अलग से हमारे पास एक कोष होता है, जैसे आकस्मिक निधि। ठीक है, ये मैं ये बात नहीं कर रही कि इसके लिए आकस्मिक निधि हो गई। ये सारी जो 266, 267 में जो हमारी निधि बनाई रखी हैं वो किस लिए है? कि हम जो पैसा है इसमें इकट्ठा करते जाएं और फिर जब हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा तो इससे यहाँ से हम निकालते रहेंगे और कोई हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए ये निधियां बनाई जाती हैं, कोष बनाए जाते हैं और वो कार्य करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपसे पूछा जा सकता है संयुक्त राष्ट्र महिला संस्था की स्थापना कब हुई थी, यूनिफेम क्या है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। कितने डॉलर का योगदान दिया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। स्थायी प्रतिनिधि कौन है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, भारत किस किस में सबसे आगे रहता है, तो जो भी अधिकार की मतलब हर चीज की जो बात आती है, जो अच्छा उत्थान करता हो किसी भी वर्ग का हो चाहे फिर वो, तो भारत उसमें आगे रहता है। सर्वधर्म कुटुंबकम की ये जो भारत की नीति है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलन मस्क ने ओपन एआई चैटबॉट के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए ओपन एआई, ठीक है, इसका नाम क्या है? ओपन एआई चैटबॉट के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए निम्न में से किस एआई प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? जैसे समझो, प्रतिस्पर्धा क्या है? स्टूडेंट्स में, एस्पिरेंट्स में प्रतिस्पर्धा है कि हम अच्छा प्रूफ करें अपने को, हम अच्छा प्रूफ करें, हम अपना बेस्ट दें, हम अपना बेस्ट दें। तो वैसे ही ये जो ओपन एआई चैटबॉट था ये पहले से स्थापित था और ये एलन मस्क का ही है,
लेकिन फिर भी इन्होंने इससे प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक और प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, वो भी एआई बेस्ड है। एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, यानी आर्टिफिशियल कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर जो कार्य करता है उसी को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहते हैं। जैसे रोबोट, रोबोट क्या है? वो एक एआई तो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ही तो है। गूगल है, क्या है? एआई तो है। हम उस पर कुछ भी सर्च करें 1 मिनट में हमारे पास सेकंडों में आंसर आ जाता है। तो कोई एआई तो है ये, ऐसा तो है नहीं कि हम डाल रहे हैं जब कोई व्यक्ति वहां पर देख रहा है, जब वो हमें आंसर दे रहा है उसका, ऐसा तो नहीं है ना। तो एआई बेस है ये सारा। तो वैसे इन्होंने इनका जो पहले ओपन एआई चैटबॉट था, अब इसकी प्रतिस्पर्धा के लिए यानी इससे भी अच्छा प्रूव करने के लिए इन्होंने एक और एआई प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, उसी का नाम आपसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं फ्रेंड्स आपको। ऑप्शन ए ट्रुथ जीपीटी, ऑप्शन बी स्टार जीपीटी, ऑप्शन सी एक्स्ट्रा जीपीटी, ऑप्शन डी टेस्ला जीपीटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा ट्रुथ जीपीटी। ट्रुथ जीपीटी क्या होता है मैम ये? तो देखो यहाँ पर क्या होता है। ट्रुथ जीपीटी का हिंदी मतलब होता है अधिकतम सत्य की खोज करने वाला एआई। यानी इससे अच्छा प्रूफ करने के लिए कि भाई ये जो है ये झूठ तो नहीं बोल रहा कहीं, इसकी भी सत्यता को जांचेगा, जिसका नाम ट्रुथ जीपीटी है। तो अगर आपसे मतलब भी पूछ लिया जाए कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि पूछेगा, देखो न्यूज़पेपर में आया है तो आपसे एग्जामिनर भी पूछेगा कि भाई न्यूज़पेपर में तो आया था, अब तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कि ट्रुथ जीपीटी का मतलब क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए अधिकतम सत्य की खोज करने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जिसे हम एआई कहते हैं। फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या है? ट्रुथ जीपीटी को लॉन्च क्यों किया गया है? तो इसका उद्देश्य है ब्रह्मांड की प्रकृति को समझने की कोशिश की। जो ये ब्रह्मांड है इसकी उत्पत्ति हुई है, कैसे हुई है, इसको एक बार समझा जाए। क्योंकि एलन मस्क तो ऐसे कारनामे करने के लिए जाने जाते हैं। जो अमेरिका की जो अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है, जिसे हम नासा कहते हैं, वो भी ऐसे कार्य नहीं करती जो एलन मस्क अपनी कंपनी स्पेस एक्स के माध्यम से कर चुके हैं। तो स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। किस व्यक्ति की है? तो ये है एलन मस्क की। ये एक प्राइवेट कंपनी है स्पेस एक्स। जो भी जितने भी अंतरिक्ष में ये कारनामे करते हैं वो स्पेस एक्स के माध्यम से करते हैं, और ऐसे कारनामे नासा भी नहीं कर पाता जैसे ये एलन मस्क करते हैं स्पेस एक्स के माध्यम से। ओके, तो यहाँ पर देख लेंगे इसका उद्देश्य क्या है। अब उसके बाद ओपन एआई के बारे में कुछ समझ लेते हैं कि ओपन एआई है क्या। जो ये ओपन एआई था वो था क्या? तो फ्रेंड्स, इसे 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। 2019 में इसे ओपन एआई, टेस्ला और स्पेस एक्स पर काम करने के लिए छोड़ दिया गया। 2015 में स्थापना करते हैं, फिर 2019 में ओपन एआई को टेस्ला और स्पेस एक्स पर, कि भाई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ही तो है, तो भाई तुम टेस्ला और स्पेस एक्स के लिए काम करो, ठीक है। जो भी आर्टिफिशियल के काम होते हैं वो आप करते रहो। फिर उसके बाद यहाँ पर अमेरिका एआई अनुसंधान प्रयोगशाला, ये एक अमेरिका की एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित अनुसंधान प्रयोगशाला है, यानी खोज करती है और गैर लाभकारी है, यानी कि लाभ के लिए काम नहीं करती है। ओपन एआई किसके लिए कार्य करती है? गैर लाभकारी है। इसका जो उद्देश्य होता है वो नई नई खोजें, नई नए आविष्कार करना होता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। चैट जीपीटी विकसित, यहाँ पर देख सकते हैं अमेरिका का है, ये हमने देख लिया। चैट जीपीटी इसी के माध्यम से विकसित किया गया है, किसके? ओपन एआई के माध्यम से चैट जीपीटी विकसित किया गया है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। अब यहाँ पर देखेंगे चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी कब विकसित किया गया? 30 नवंबर 2022 को। अभी किया गया है पिछले साल 30 नवंबर 2022 को। तो फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि इसकी स्थापना कब की गई थी। एक तो ओपन एआई से क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्थापना कब हुई, फिर आपसे चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे चैट जीपीटी विकसित किया ओपन एआई के माध्यम से ही। चैट जीपीटी की स्थापना 2022 को होती है। एक प्रोटोटाइप के रूप में इसे लॉन्च किया जाता है, यानी किसी का सहायक। प्रोटोटाइप का मतलब जैसे जो हमारा ये ओपन एआई है इसका सहायक बना दिया गया चैट जीपीटी को। 3.5 पर आधारित है, यानी 3, जैसे आप सुनते हैं ना 2.0, 3.0, 4.0, तो 3.5 जो हमारी जनरेशन है उस पर ये आधारित है, 3.5 है ना।
अब है GPT-4 पर आधारित 14 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया है, जारी किया गया क्या? ओपन एआई। तो ओपन एआई कब जारी किया गया? यहाँ पर इसकी स्थापना होती है, ये होता है, वो होता है, ये हमने देख लिया ओपन एआई के। अब इसका जो GPT-4 है, ये GPT-4 पर आधारित है ओपन एआई, और ये 14 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया। ठीक है, कौन किया गया? तो GPT-4 कब किया गया? 14 मार्च 2023 को। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? यहाँ तक की जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी और काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, काफी हेल्पफुल रही होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में एक शक्तिशाली चक्रवात पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से टकराया था, नाम क्या है? अभी हाल ही में एक चक्रवात आया जिसे साइक्लोन कहते हैं, वो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स मैं आपको ऑस्ट्रेलिया दिखा देती हूँ। देखिए ये हमारा एटलस का मैप है, जब हम इसे खोलते हैं तो हमें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया दिखाई देता है। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया। फ्रेंड्स ये हमारा पॉलिटिकल मैप है और ये हमारा है फिजिकल मैप। ठीक है, फिजिकल में मतलब आपको हर एक चीज दिखाई जाएगी, यहाँ पर पॉलिटिकली दिखाया जाएगा, देश, राजधानी वगैरह यहाँ पर, और यहाँ पर आपको पूरा फिजिकली दिखाया जाता है। तो ये हम खोल लेते हैं पॉलिटिकली वाला। तो पॉलिटिकली ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया में फ्रेंड्स देखेंगे ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पर भारत है, इससे इधर की साइड, पश्चिम की साइड भारत पड़ता है, और यहाँ पर ये ओशनिया आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर एक सागर है जिसे हम ओशनिया कहते हैं, ये ओशनिया में ही स्थित है। ओशनिया का ये फ्रेंड्स यहाँ पर इसके चारों साइड ओशनिया महासागर है। ठीक है, ओशनिया सागर है, ओशनिया सागर में स्थित है ये देश। ये ओशनिया सागर का सबसे बड़ा देश है और विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। ये एक कॉन्टिनेंट भी है और ये एक देश भी है फ्रेंड्स। ओके, तो ये ऑस्ट्रेलिया है, आप यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये मैप थोड़ा सा उसमें है यहाँ पर, लेकिन मैं जब आपको दिखाऊंगी ना, एक मिनट मैं आपको पूरे विश्व का मैप दिखाती हूँ। देखो ये रहा, है ना, पूरे विश्व का मैप। अब देखो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ये हमारा एशिया, उसके बाद ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर अंटार्कटिका। ये साथ ही तो हमारे महाद्वीप है। तो ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ये सारा हमारा ओशनिया महाद्वीप है और इसमें ये स्थित है। क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो कौन सा चक्रवात आया, उसका नाम आपसे पूछा है। फ्रेंड चार ऑप्शन है, इल्सो, ऑप्शन बी इल्सा, ऑप्शन सी इल्से, ऑप्शन डी इल्सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इल्सा। इल्सा चक्रवात आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसकी हम खामियां, मतलब इसकी अब हम ये देखेंगे कि इल्सा चक्रवात की क्या क्या विशेषताएं हैं। विशेषताएं देखते हैं। तो गंभीर उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। आपसे पूछा जा सकता है जो इल्सा चक्रवात आया था वो कहाँ आया था। आपसे ये पूछा जा सकता है ओशनिया में आया था, किसके तट पर आया था? तो ऑस्ट्रेलिया के तट पर आया था, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में आया था। ठीक है, अब ये किस टाइप का है? उष्णकटिबंधीय है, शीतकटिबंधीय है, उपोष्णकटिबंधीय है, शीतोष्णकटिबंधीय है, इस तरह से पूछेगा तो आप बता देंगे गंभीर उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। गंभीर उष्णकटिबंधीय का मतलब हो गया ये तो गंभीर है, लेकिन उष्णकटिबंधीय जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है उससे जो चक्रवात बनता है गर्मी से, उसको हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लौह अयस्क निर्यात केंद्र पोर्ट हेडलैंड राज्य में प्रवेश किया। कहाँ प्रवेश किया? ऑस्ट्रेलिया का ही एक राज्य है जिसका नाम है पोर्ट हेडलैंड राज्य। ठीक है, यानी एक पोर्ट है जहां से लोहे का सबसे ज्यादा निर्यात करता है ये, किससे? हेडलैंड से। ठीक है, तो इसी के पास एक राज्य है, उसमें प्रवेश किया। श्रेणी 2 चक्रवात था, यानी ज्यादा भयंकर नहीं था, श्रेणी 2 का था और अलर्ट जारी कर दिया गया था। 14 वर्षों में इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाला सबसे शक्तिशाली चक्रवात था। 14 वर्षों में आया था ऐसा चक्रवात। 5 अप्रैल से 16 अप्रैल तक ये चक्रवात रहा। ऑस्ट्रेलिया ओशनिया जो सागर है हमारा उसमें 2023 तक। तो 5 अप्रैल आपसे डेट भी पूछी जा सकती है, 5 अप्रैल से 16 अप्रैल। हवा यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि कितने किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से इसमें हवा चली थी। तो 215 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चली थी फ्रेंड्स। सोच सकते हैं 215 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये एक राष्ट्र। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल देश है, यानी अभी भी अपना महारानी या महाराज
ये यूके के जो महारानी महाराज होते हैं उन्हीं को मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होते बल्कि यहाँ पर प्रधानमंत्री होते हैं, और राष्ट्रपति के तौर पर ये महारानी का शासन ही अभी मानते हैं। वह हालांकि वैसे तो ये संप्रभु राज्य है, लेकिन अभी भी ये राष्ट्रमंडल का एक देश है। तो राष्ट्रमंडल देश हो गया। आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या ये राष्ट्रमंडल का देश है? तो 6 सबसे बड़ा देश हो गया, और ओशनिया का सबसे बड़ा देश हो गया, विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश हो गया। संवैधानिक राजतंत्र है यहाँ पर, यानी संविधान भी है और राजा का शासन भी चलता है, जो कि महारानी या महाराज है यूके, यानी जो हमारा ब्रिटेन है उसके। ये 6 राज्य है वैसे यहाँ पर, और 10 क्षेत्र हैं। 6 राज्य हैं और 10 क्षेत्र हैं। राजधानी इसकी कैनबरा है। ये कैनबरा में सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है कैनबरा। वित्तीय केंद्र इसका सिडनी है। जैसे हमारी वित्तीय केंद्र मुंबई को माना जाता है ना, वैसे ही वित्तीय केंद्र यहाँ पर सिडनी हो जाती है। यहाँ प्रधानमंत्री है वो एंथनी एल्बनीज है, एंथोनी एल्बनीज। तो यहाँ प्रधानमंत्री आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, कुछ भी पूछा जा सकता है इस स्लाइड से, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान रखेंगे और अपने आत्मसात कर लेंगे अपने माइंड में 4 से 6 बार रिवीजन करके। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का क्वेश्चन फंसेगा, इसमें से फंसेगा और इसमें से भी फंसेगा पक्का क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये कोई लोकल न्यूज़पेपर नहीं है, बल्कि द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस है, वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि आप इन्हें पढ़ते नहीं है, आपको लगता है पता नहीं ये तो यूपीएससी लेवल का पढ़ा रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप छोड़ देते हो और फिर जो आप एग्जाम में जाते हो तो यही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आप कहते हो पता नहीं कहाँ से आ गया। अब आपने पढ़ा नहीं था तो ये भी नहीं पता कि ये द हिंदू से आया है या इंडियन से आया है, इंडियन एक्सप्रेस से आया है या पीआईबी से आया है, आपको कुछ नहीं पता। आप फिर कहते हो कि पता नहीं न्यूज कहाँ से दे दी थी, हमें तो करंट अफेयर समझ में ही नहीं आती, करंट अफेयर कहाँ से आती है, चलो पढ़ना ही छोड़ दो। क्योंकि करंट अफेयर तो हम कितना भी पढ़ लें फिर भी हम वहीं की वहीं रहेंगे, ये आप सोचते हो, क्योंकि आप जो एग्जामिनर डिमांड करता है वो आप पढ़ते नहीं हो। क्लियर हो गया? तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पीएम एंथोनी एल्बनीज हैं और संघ और संविधान इसका 1 जनवरी 1901 को लागू हुआ था, यानी एक संघ बना था और संविधान 1901 को लागू हुआ था 1 जनवरी को। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गई आज की हमारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना फ्रेंड्स। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, इतना ही प्यार बनाए रखना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।